हेलो बच्चों, बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों को हमने प्लेन की इक्वेशन सिखाई थी। आपको दिखाया था कि प्लेन की इक्वेशन की शक्ल कैसी होती है। कुछ इस तरीके की होती है, r डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, है ना, या फिर r डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। कुल मिला के होती तो ऐसी शक्ल की है ना कि एक r वेक्टर होगा, यहाँ पे कोई वेक्टर होगा और यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। अब ये तो जनरली उसकी शक्ल है। जैसे आपने पढ़ा है कि भाई आप 11th में पढ़ चुके हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये 2D में एक लाइन की इक्वेशन है, पर ये कोई फार्मूला थोड़ी है उसको निकालने के लिए। फार्मूले आपने कई सारे पढ़े, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। काफ़ी सारे पढ़े, अब सारे क्या बताऊँ आपको। मैं तो एक जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई लाइन की इक्वेशन ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, बट निकालने के फॉर्मूले तो कई सारे होते हैं ना, अलग अलग सिनेरियो होते हैं। कभी कुछ गिवन है, कभी कुछ गिवन है, उस हिसाब से हमको निकालनी पड़ती है इक्वेशन। फाइनली सॉल्व करके शक्ल यही बनेगी, पर फॉर्मूला क्या लगाना है वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या क्या हमें गिवन है चीज़ें। तो आज हमने वही चीज़ें डिस्कस करनी है कि प्लेन की इक्वेशन डिफरेंट सिनेरियोज़ में कैसे निकाली जाए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहला केस। तो सबसे पहला केस भाइयों ये है हमारे सामने, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। ये फिगर मैंने पहले से बना के रख लिया है, बनाने में थोड़ी समस्या आती है, लाइव थोड़ा टाइम ख़राब होता है, इसलिए मैंने कहा पहले से ही बना के रख दूँ। देखो यहाँ पे ये अपने ध्यान से समझेंगे भाइयों, 3 एक्सेस अपने बना दिए हमने, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। और ये ब्लू वाला जो हमने बनाया है ये एक प्लेन है, ठीक है। हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। क्या कह रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब हमें एक पॉइंट गिवन है जो प्लेन पे लाई कर रहा है, जिसे मैं यहाँ पे ए कह रहा हूँ, ठीक है, x1 y1 z1। ये पॉइंट हमें प्लेन पर गिवन है बच्चों, ठीक है। और एक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, जो हमारा प्लेन है वो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक ही बात है ना। तो ये देखो, ये जो हमने वेक्टर बनाया है ये प्लेन के परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। अब ये आप यूँ समझो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ये 3D में समझो इसको, ठीक है ना। यूँ मत समझना टेढ़ा जा रहा है, ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो ब्लू वाला प्लेन बनाया है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये दो चीज़ें अपने को गिवन है, एक नॉर्मल वेक्टर यानी जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक ये पॉइंट गिवन है जो प्लेन पे लाई कर रहा है। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो वही है, ये मैंने लिखा है, दो चीज़ें गिवन है, एक पॉइंट x1 y1 z1, एक परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब इक्वेशन निकालने के लिए वेरिएबल तो चाहिए ना अपने को, तो हमने वही एक पॉइंट एज्यूम कर लिया x y z वेरिएबल के टर्म्स में, जो कि कहीं भी हो सकता है पूरे प्लेन पे। ये जो b हमने लिया है इसे आप कहीं भी पूरे प्लेन पे ले सकते हो, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, मूविंग पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब ये जो ए पॉइंट था जो हमें गिवन था कोऑर्डिनेट, हमने उसको ओरिजिन से कनेक्ट किया और उसे नाम दे दिया ए वेक्टर। और ये जो बी पॉइंट गिवन था उसको भी ओरिजिन से कनेक्ट किया और उसे नाम दे दिया आर वेक्टर। ये तो अभी तक आप सीख ही चुके होंगे कि जब भी हम कोई वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, चाहे लाइन की बात हो या प्लेन की, हम हमेशा उसके पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर लिख देते हैं। वेरिएबल जो पॉइंट है हमारा जो फिक्स्ड नहीं है, उसके पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा क्या लिख देते हैं, आर वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ए हो गया, आर हो गया, और ये एन तो आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ए का पोजीशन वेक्टर है ओ ए, या ये ए वेक्टर जो है ये प्लेन पे लाई नहीं कर रहा भाई। ये प्लेन बच्चों 3D में है, ठीक है। ओरिजिन से इस पे एक लाइन आ रही है यूँ, तो ये लाइन प्लेन पे लाई नहीं कर रही है, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे आप अपने हाथ में एक पेपर पकड़ लो कोई भी, ठीक है, एक अपनी कॉपी उठा लो और उसको अपने घर के किसी भी नीचे कोने से ओरिजिन मान के कनेक्ट करोगे, तो वो जो लाइन ओरिजिन से पेपर की तरफ आएगी वो लाइन तो हवा में है ना, पेपर पे लाई थोड़ी कर रही है। इस बात को दोबारा प्ले करके सुनना, समझ आ जाएगा। तो ये ए वेक्टर प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, ना ही ये आर वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दोनों ही प्लेन पे लाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं ए और बी जो पॉइंट हैं
उनको मैं कनेक्ट करके एक वेक्टर बना दूं, ए बी वेक्टर, क्या बना दूं, ए बी वेक्टर, तो वो पक्का प्लेन पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट प्लेन पर थे। जब मैंने उनको कनेक्ट करा तो एक ऐसा वेक्टर बनेगा, एक ऐसी लाइन बनेगी जो प्लेन पे होगी, तो ए बी वेक्टर प्लेन पे लाई करेगा। सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं भाइयों, आपको पता ही होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यही होता है, ठीक है ना। ए बी वेक्टर ऐसे ही निकलता है ना, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। बी के पोजीशन वेक्टर को हम आर कह रहे हैं, ए के पोजीशन वेक्टर को हम ए कह रहे हैं। कैपिटल ए जो पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर को क्या कह रहे हैं हम, ए वेक्टर, और बी के पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर, यहाँ लिख दो। तो जो ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल हो गया भाई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब दूसरी बात भाई काम की, ये जो एन वेक्टर मैंने आपको बताया ये हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे आप अपनी कॉपी पे कहीं पे भी एक पॉइंट मारो और उस पर पेन ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है ना, कॉपी के ऊपर पेन को खड़ा कर दो, परपेंडिकुलर है। तो कॉपी पे ये जो लाइन बनी होगी ए बी, तो वो जो एन प्लेन के परपेंडिकुलर था वो इस लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा भाई। जो ए बी वेक्टर है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो जो वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है वो इस ए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए बी वेक्टर प्लेन पे ही है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है और एन वेक्टर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों तो आपने पढ़ा है उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या भाई, ये रही, ठीक है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आ गया बच्चों वेक्टर इक्वेशन, यही हमारा फॉर्मूला है भाइयों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या आ गई है, वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आई तो भी अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जो प्लेन पे लाई कर रहा है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले में ए की और एन की वैल्यू डालेंगे, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ए वेक्टर क्या है बच्चों, यहाँ लिख लो बेशक आप, जो ए वेक्टर है वो क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है। एन वेक्टर तो ये हमने लिख ही दिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर वेक्टर। आर वेक्टर भी लिख सकते हो, क्या है ना, आर वेक्टर क्या है, ये जो वेरिएबल पॉइंट था इसका पोजीशन वेक्टर, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया। अब जब भी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो इस फॉर्मूले में पुट कर देना। कब लगाना है ये फॉर्मूला, जब दो चीज़ें गिवन हो, एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप ए वेक्टर मान लोगे, और एक आपको परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो जिसे आप एन वेक्टर मान लोगे। दोनों यहाँ पे पुट कर दोगे, प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। आपको पता है वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं तो आर की वैल्यू तो पुट करते ही नहीं है, आर को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कार्टीशियन इक्वेशन अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, इसी को सॉल्व कर दो, कार्टीशियन इक्वेशन आ जाएगी। इसमें क्या है कि नहीं, देखो ये आपको आर माइनस ए लिखना है, ये रहा आर ये रहा ए, तो अब आर माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस तो करना आता ही होगा, आर माइनस ए क्या हो जाएगा भाइयों, एक्स माइनस x1 i कैप प्लस वाई माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, सही है। डॉट यहाँ पे क्या लिखना है हमें, एन वेक्टर। एन वेक्टर की वैल्यू पता ही है क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये लिखा था ना आर माइनस ए डॉट एन, आर माइनस ए, आर में से ए को माइनस करा, ये आ गया, एन एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता ही होगा, आता है ना भाइयों। क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस x1 बी इंटू वाई माइनस y1 और सी इंटू जेड माइनस z1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया कार्टीशियन इक्वेशन निकालने का। कौन सी इक्वेशन है भाइयों, ये कार्टीशियन इक्वेशन, ठीक है ना, ये अपनी निकल गई
कार्टेशियन इक्वेशन। तो अगर आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, वेक्टर इक्वेशन पूछी हो तो ये लगा देंगे, ठीक है। वैसे तो एक से दूसरी निकल ही जाएगी, पर डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं जो पूछी हो उसने। बस आपको पता होना चाहिए ये ए और एन क्या है। ए क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट आपको गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर। एन क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर, वो भी आपको गिवन होगा। इसमें पुट करना, वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। कार्टेशियन पूछी हो तो इधर वैल्यू डाल देना। ए बी सी क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। लिख ले क्या यहाँ पे? ए बी सी क्या है? ए बी सी ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको दे रखा होगा उसके डायरेक्शन रेशियो है ये ए बी सी, तो आपको गिवन होगा, पुट कर देना। और x1 y1 z1 क्या है? ये पॉइंट है जो प्लेन पे लाई कर रहा होगा। x1 y1 z1 क्या है भाई? अ गिवन पॉइंट। अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट जो कि हमारे को गिवन होगा और हमारे प्लेन पे लाई कर रहा होगा। गिवन पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन। तो बस आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। एक्स वाई जेड को तो नहीं पुट करेंगे ना, ये तो पता ही होगा। एक्स वाई जेड तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो रहेंगे ना इक्वेशन में। बस तो ये बन गए भाई दो फॉर्मूले, है तो एक ही, बस देखने का नज़रिया अलग है। वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो तो ये, कार्टेशियन तो ये। तो जिनको डेरिवेशन समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भाई बस ये दो डब्बे बना लो, एक ये और एक ये, और डब्बों के साथ लिख लेना ए वेक्टर क्या है और एन वेक्टर क्या है, ठीक है ना। ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट, एन वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर यानी परपेंडिकुलर वेक्टर। ऐसे ये डब्बा बना लेना, और ये तो मैंने लिख ही दिया है ए बी सी और x1 y1 z1 क्या है। वैल्यूज़ पुट करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो सारे को, तब आगे बढ़ो। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। पीछे जाता हूँ तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये पूरी की पूरी डेरिवेशन मन है तो लिख लो, नहीं है तो फॉर्मूले तो एटलीस्ट लिख लो विद द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड एन वेक्टर, ठीक है भाइयों। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की ओर, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिखो। तो अब देखेंगे बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है अपने को, कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज दिस। कह रहा है जो प्लेन हमें फाइंड करना है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप इससे वेक्टर बना लोगे ना, 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये जो इन डायरेक्शन रेशियोज से हमने वेक्टर बनाया है ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर। और ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 5 2 -4। ये x1 y1 z1 हो गया ना, x1 हो गया 5, y1 हो गया 2, z1 हो गया -4। आप चाहो तो a वेक्टर लिख सकते हो इससे, a वेक्टर, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को a वेक्टर लिख लेंगे हम, 5i कैप 2j कैप -4 k कैप, ठीक है। तो जब हमें a वेक्टर पता है, n वेक्टर पता है, तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगी। समझ गए बात? ये क्या है? पॉइंट लिख लें जरा, 5 2 -4। क्या गिवन है अपने को? कोऑर्डिनेट 5 2 -4। और क्या गिवन है भाइयों? एन वेक्टर गिवन है, इधर से पता लग रहा है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि अपने को गिवन है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर। क्या है वो? क्या है भाई डायरेक्शन रेशियोज? 2 3 -1। अब आपसे उसने वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन पूछी है प्लेन की। तो कार्टेशियन इक्वेशन तो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला भी बताया, तो दोनों ही है। जैसे आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है तो वो क्या हो जाएगी? a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल्स टू 0। यही बताया ना वेक्टर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, जब आपको एक पॉइंट गिवन हो और एक परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो।
या वेक्टर गिवन हो, एक ही बात है। तो ये क्या हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी ए बी सी है ये, है ना, कैपिटल ए बी सी की वैल्यू है। लिख दो भाइयों, क्या आ जाएगा 2। अंदर अभी देखते हैं क्या करना है। बी की जगह लिख दिया 3 और सी की जगह लिख देंगे -1। ठीक है, आपने देखा हमने क्या किया, ए बी सी की जगह ये डायरेक्शन रेशियोज रख दिए नॉर्मल वेक्टर के। ठीक है ये, और एक्स वाई जेड को तो कुछ करना नहीं होता है, तो वेरिएबल ऐसे ही रहेंगे। बच गए x1 y1 z1, ये क्या है गिवन पॉइंट, ये रहा। तो x1 y1 z1 की वैल्यूज़ भी पुट कर दो भाइयों, 5 2 और -4। बस अब आपको बस अपने ब्रैकेट श्रैकेट खोलने हैं, आपकी प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी भाइयों। निकाल लो, 2x - 10, ये 3y - 6 -z -4 = 0। ठीक है, तो क्या आ गई मित्रों, क्या आ गई इक्वेशन, 2x + 3y - z -20 = 0। ठीक है, तो बस ऐसे ही तो होती थी अपनी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन, ax + by + cz + d = 0। यही होती है ना प्लेन की इक्वेशन, तो यही तो बन गई ऐसे ही, बस हो गया। तो ये निकल गई कार्टेशियन इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी होती क्या, वेक्टर इक्वेशन भी तो पूछी है उसने, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको, r वेक्टर - a वेक्टर डॉट n वेक्टर = 0। बस आपको पता होना चाहिए था a वेक्टर क्या है और n वेक्टर क्या है। ठीक है ना, a वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, ये है हमारा गिवन पॉइंट, तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम a वेक्टर कहेंगे। यानी a वेक्टर हो गया 5i कैप + 2j कैप - 4k कैप। ठीक है, लिख दे नीचे, a वेक्टर की जगह क्या लिखना है हमने, 5i कैप + 2j कैप - 4k कैप। फिर बच्चों अपने को लिखनी है n वेक्टर की वैल्यू। n वेक्टर याद है ना क्या था, परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। तो ये रहे n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। तो n वेक्टर तो निकल ही गया यहाँ से, क्या है 2i कैप 3j कैप -k कैप, इसको भी पुट कर दो नीचे। ठीक है ना, लिख देते हैं 2i कैप क्या था आगे + 3j कैप -k कैप। अब यहाँ पे थोड़ी छोड़ना है कोई, ये इक्वेशन नहीं निकली भाई, ये तो फॉर्मूला अप्लाई करा है बस आपने। प्लेन की इक्वेशन की शक्ल ऐसी होती है, प्लेन की इक्वेशन हम जब भी वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है ना। तो ऐसी शक्ल तो नहीं है ये, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करो, इस वेक्टर को अंदर r से भी डॉट प्रोडक्ट निकाल दो और इससे भी, है ना, ब्रैकेट्स खोल दो सिंपल। तो r डॉट 2i कैप + 3j कैप -k कैप, फिर -5i कैप + 2j कैप -4k कैप डॉट 2i कैप + 3j कैप -k कैप। ठीक है भाइयों, समझ गए बात, क्या किया हमने, इसका इससे डॉट निकाल दिया, इन दोनों का ये रहा, और इसका r से भी डॉट निकाल दिया ये। अब r की वैल्यू पुट नहीं करनी कभी भी वेक्टर इक्वेशन में, चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो, तो इस पार्ट का तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्या आ जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चों, भाइयों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 10 + 6 + 4, यही आएगा ना मित्रों। तो क्या हो गया ये, r डॉट 2i कैप + 3j कैप -k कैप -20 = 0। सही है, चाहे तो यूँ लिख लो, r डॉट 2i कैप + 3j कैप -k कैप = 20। तो ये निकल गई अपनी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब जब बेटा आपसे दोनों पूछी हो ना पेपर में, तो आपको दो दो फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई एक पूछी है, मान लो कार्टेशियन पूछी है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। हमसे वेक्टर पूछी है तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। दोनों पूछी है तो दोनों थोड़ी सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब एक से दूसरी सीधा लिखी जा सकती है। अगर आपको कार्टेशियन पता, आप इससे वेक्टर लिख सकते हो सीधा। कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन सीधा लिखी जा सकती है। देखो कैसे,
भाई प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है ना, प्लस डी लिख लो, इक्वल्स टू डी लिख लो, जो मर्जी लिख लो तुम, ये होती है, ठीक है। आप उधर भी ले जा सकते हो, ये जो आपका डी है चाहे तो आप इसको इधर ले जाओ, उसमें क्या है कि नहीं, प्लस डी माइनस डी, हमें क्या पता डी की वैल्यू क्या है, कुछ भी लिख लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि भैया ऐसी है प्लेन की इक्वेशन, ये अपने प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है भाइयों? आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। तो आर को तो कुछ लिखना नहीं होता, एन वेक्टर यही होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू डी, ठीक है। ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है यही तो एन वेक्टर बनाते हैं। तो आपको दोनों में से अगर एक इक्वेशन पता है तो दूसरी तो लिख ही सकते हो, इसमें क्या करना है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम थोड़ी है भाइयों। मान लो आपको एक प्लेन की इक्वेशन किसी ने ऐसे दे दी 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6, और आपको किसी ने कहा भाई ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इससे वेक्टर इक्वेशन लिख दो, तो उसमें कौन से मंत्र पढ़ने हैं मेरे यारो? क्या करना है? एक्स वाई जेड को हटा के उसको आर वेक्टर लिख दो, आर वेक्टर डॉट ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है इसका एक वेक्टर बना दो जो कि एन वेक्टर कहलाएगा, है कि नहीं। 2i कैप 3j कैप 4k कैप इज इक्वल्स टू, ये 6 तो ऐसे कैसे रहेगा ही। तो ये हमने क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन लिख दी, क्या दिक्कत है इसमें, लिख सकते हैं ना ऐसे। अबे जो आर वेक्टर है वो यही तो होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये कार्टेशियन से वेक्टर कन्वर्ट करने में कोई मंत्र थोड़ी पढ़ने हैं, वेक्टर से कार्टेशियन भी कर सकते हो, ऐसी सेम ही बात है। ये लिखी होती तो ये लिख देते, इसमें क्या है कि नहीं भाई। झट से अगर मैं आपको यूँ कह दूँ कि इक्वेशन है आर डॉट माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप इक्वल्स टू 7, और किसी ने कहा कि भाई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख दो, तो आर एक्स वाई जेड होता है ना, आर क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। जब इससे डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल्स टू 7, ख़त्म। तो ये वेक्टर इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, कार्टेशियन में। तो प्लेन की इक्वेशन की पहले तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको अपने दिमाग में सेट करो कि ऐसी शक्ल होती है प्लेन की इक्वेशन की। फॉर्मूला कुछ भी हो, फाइनल जो आंसर होगा, कार्टेशियन होगी तो इस शक्ल में छोड़ेंगे, वेक्टर होगी तो इस शक्ल में, और दोनों पूछो तो कोई भी एक पता हो तो दूसरा उससे लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब लिखना आना होता तो हम जैसे हमने इतना कर लिया था तो फिर हमें ये सब थोड़ी करना पड़ता नीचे, हम सीधा इधर से ही लिख देते वेक्टर इक्वेशन, है कि नहीं। कि जो एक्स वाई जेड अलग निकाले उसको आर लिख दिया, और जो कोफिशिएंट है 2 3 और -1 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप ये n हो गया, और ये -20 उधर चला गया प्लस 20, बन गई वेक्टर इक्वेशन, ठीक है ना। सीधा लिख दी कार्टेशियन से वेक्टर। या फिर अगर हमने इतना करा होता और ये वेक्टर लिखी होती तो इससे हम सीधा कार्टेशियन लिख देते कि आर हमें पता ही है क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, पता है ना हमें। तो इन दोनों का डॉट करूँगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 20। तो ये हमारी वेक्टर से कार्टेशियन निकल गई। दोनों मेथड नहीं यूज़ करने पड़ेंगे ना, ठीक है भाइयों। तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो बच्चों अगला जो कंसेप्ट आता है हमारे पास वो आता है भाइयों इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कि एक प्लेन पे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ऐसे A, B और C, जो कि नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर समझते हो ना, कि एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, क्योंकि जब 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो वो ट्रायंगल बनाएंगे। समझ रहे हो बात, कि भाई मान लो 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हैं तो वो तो एक लाइन बना रहे हैं, प्लेन तो बना ही नहीं बना रहे ना। तो हम कैसे बता पाएंगे प्लेन की इक्वेशन, ये तो कोलिनियर है। पर अगर ये नॉन कोलिनियर होते और मैं इनको जॉइन करता तो एक ट्रायंगल बनाते, ट्रायंगल भी तो एक प्लेन ही है भाइयों, तो प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी, है ना। तो यदि आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हैं, A B C कुछ भी कह लो, तो आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है भाइयों। कभी भी कोई 3 पॉइंट किसी प्लेन पे गिवन है जो नॉन कोलिनियर है
तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, वही सीखेंगे कैसे। तो आपको 3 पॉइंट गिवन थे ए बी सी, हमने तीनों को ओरिजिन से कनेक्ट किया और उनके पोजीशन वेक्टर लिख दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, ए बी सी जो पॉइंट गिवन थे उनके कोऑर्डिनेट्स हमने ये मान लिए, ये गिवन है, एक के x1 y1 z1, एक के x2 y2 z2, एक के x3 y3 z3। और इनके जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, इनको हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिख दिया। ठीक है, इनको फिलहाल तो बस कुछ नहीं, अभी अजम्पशन दिखाई है आपको और जो गिवन था। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर कि इन 3 पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो भाइयों बेसिक फॉर्मूला वही लगेगा जो भी हमने पीछे सीखा। अभी मैंने आपको सिखाया कि प्लेन की अगर आपको कभी वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो, वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो, तो भाइयों आप एक काम कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। बोलो ठीक बात है कि नहीं। अभी आपको बताया ना मैंने कि अगर आपको प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो, लेकिन ये तब यूज़ करोगे जब आपको क्या क्या पता हो। एक ए वेक्टर यानी कि एक पॉइंट पता हो प्लेन पे, एक एन वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन में हमें एन वेक्टर गिवन नहीं है, पर ए तो गिवन है। ए क्या था, कोई भी एक पॉइंट जो प्लेन पे हो उसका पोजीशन वेक्टर। तो हमें तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो ए तो अपने पे है ही ना, ये रहा ए है। ठीक है भाइयों, समस्या कहाँ आ रही है कि एन नहीं है। अब एन हम लाएंगे, देखो कैसे, ध्यान से समझेंगे भाइयों। जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो भी फॉर्मूला याद कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको समझ आ जाए। एन वेक्टर ढूंढ रहे हैं हम, ध्यान से समझेंगे मित्रों, ये एन वेक्टर कहाँ से आएगा। अब आपको दिख रहा है जैसे कि ये 3 पॉइंट हमारे प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है भाइयों, हमने क्या किया देखिए ज़रा ध्यान से। हमने सबसे पहले ए को बी से कनेक्ट किया, ए बी वेक्टर बनाया। एक क्या करा, इस ए बी को कनेक्ट करके ए बी वेक्टर बनाया, और ए और सी को भी कनेक्ट करके एक ए सी वेक्टर बना देते हैं। बना दे भाइयों, एक ए सी वेक्टर भी बना दिया। अब क्या आपको ये ए बी और ए सी वेक्टर निकालने आते हैं? मेरे हिसाब से तो आपको आते होंगे। ए बी वेक्टर क्या होगा भाइयों, कैसे निकलता है ए बी वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक बोल रहा हूँ भाइयों, ऐसे ही निकलता है। और ओ बी वेक्टर जो है उसको हमने क्या लिखा है, बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर को क्या लिखा है, ए वेक्टर। लिख दूँ तो ये हमारा निकल गया ए बी वेक्टर। ठीक है भाइयों, क्या निकल गया, ए बी वेक्टर। फिर हमें क्या निकालना है, ए सी वेक्टर निकालना है। क्यों निकाल रहा हूँ वो भी बताऊँगा, फिलहाल आप निकालो ज़रा। ए सी वेक्टर क्या होता है भाइयों, कैसे निकलता है, ओ सी माइनस ओ ए। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओ सी वेक्टर को हम लोग सी वेक्टर बोल रहे हैं, ओ ए को हम ए बोल रहे हैं। लिख लेते हैं सी माइनस ए। ठीक है मित्रों, क्या निकल गया, बी माइनस ए और सी माइनस ए। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, क्या आप ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे? निकाल ही लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आता ही है निकालना, है ना। बी माइनस ए जो आया होगा और सी माइनस ए जो आया होगा उसका क्रॉस आप निकाल लोगे। ठीक बात है ना, निकाल लोगे। अब मेन बात है, ये जो क्रॉस निकाला है ये है क्या, खुद सोचो। ये देखो, ये आपकी जो स्क्रीन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। आप पूरी स्क्रीन को ये एक प्लेन समझ लो ना, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आईपैड, फ़ोन जो भी है, ये एक प्लेन है। या आप साइड पे अपनी कॉपी पे कोई 3 पॉइंट ऐसे मार्क कर लो। अपनी कॉपी पे एक पेज खोलो भाई, उस पर 3 पॉइंट ऐसे मार्क कर लो। एक आप ज्वाइन करके ए बी वेक्टर बना लो, एक आप ज्वाइन करके ए सी वेक्टर बना लो, बना लोगे। अब ये जो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर हैं ये आपकी कॉपी पे ही हैं, यानी कि प्लेन पे हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। जब इन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, भाई और बहनों आपको पता होगा जब 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है तो रिजल्ट एक ऐसा वेक्टर आता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस ए पॉइंट पे एक ऐसा वेक्टर होगा जो आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा मित्रों। अगर आप इस ए पॉइंट पे अपना एक पेन खड़ा कर दो तो आपको दिखेगा वो जो पेन है वो ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से वही निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकलता है, एक नया वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड ए सी। और जब वो ए बी और ए सी दोनों के परपेंडिकुलर हो गया,
यानी आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, वो जो पेन आपने खड़ा किया है तो वो आपकी स्क्रीन के भी तो परपेंडिकुलर है, यानी आपके प्लेन के भी तो परपेंडिकुलर है भाइयों। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी से क्या मिल गया मित्रों, हमें एन वेक्टर मिल गया। ए बी क्रॉस ए सी क्या हो गया भाइयों, एन वेक्टर। खत्म कहानी। समझ गए कैसे? अरे मेरे भाई ये एक पेज है, उस पर 3 पॉइंट हैं ए बी सी। आपने ए बी को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाया, ए सी को ज्वाइन करके एक वेक्टर। अब ये दोनों लाइन आपके पेज पर हैं। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे दोनों वेक्टर का, तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इस ए पॉइंट पे इस पेज के परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक पेन खड़ा कर दो तो वो जो पेज के परपेंडिकुलर खड़ा हो गया वो एन ही तो हो गया। एन क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ए बी क्रॉस ए सी से क्या मिल गया हमें, एन वेक्टर। तो एन वेक्टर मिल गया, ए तो पहले से ही था, निकल गई इक्वेशन, टन टना टन, कहानी ख़त्म भाइयों। एन वेक्टर है ना ये, यहाँ पे पुट करो तो बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है मित्रों, क्या किया हमने, इस एन की जगह ये लिख दिया, यही तो था ना एन, बस। तो ये नया फॉर्मूला बना दिया। तो अब अगर आप चीज़ों को सीखो, देखो एक आपकी स्पेशल क्लास होगी एक दिन, उस दिन मैं आपको और भी नए नए काफ़ी केसेस दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो बेसिक फार्मूला यही लगता है सब में, बस हमें एन निकालना पड़ता है दिमाग लगा के कि क्या हमें डेटा गिवन है उस हिसाब से। तो यहाँ तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकलेगा, अभी धीरे धीरे और चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगा ना, ये तो बन गया। उससे मेन क्या था, आपको पता होना चाहिए एन क्या है, पर क्या करें एनसीईआरटी तो फॉर्मूले बना देती है ना, तो हम अब समझ लेते हैं ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, तो जिनको समझ में आ गई पूरी डेरिवेशन तो बहुत ही बढ़िया है भाइयों, बहुत ही बढ़िया। और जिनको नहीं समझ में आई उनका तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो याद करेंगे इस फॉर्मूले को। बस क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद करके ये याद रखेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, ये वो 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है जो आपको गिवन है। आपको किसी प्लेन पे कभी 3 पॉइंट गिवन होंगे ना, लिखा होगा क्वेश्चन में 3 पॉइंट गिवन है और इक्वेशन निकालो। तो आप एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ए मान लेना, दूसरे को बी मान लेना, तीसरे को सी मान लेना मित्रों, और ए बी सी वेक्टर पता होंगे तो इस फॉर्मूले में डाल देना, आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगी मित्रों। ठीक है, अब कार्टेशियन कैसे निकालें, इससे कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मूले को सॉल्व करोगे अपने आप कार्टेशियन आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर पता है ना क्या होता था, लिख दूं, आर भी लिख दूं क्या यहाँ पे। आर क्या होता था, हमारा वेरिएबल पॉइंट है ना, एक्स आई वाई जे जेड के। ये हमने बनाया नहीं, आप चाहो तो कहीं भी बना सकते हो इस प्लेन पे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो एक्स वाई जेड, ठीक है ना, उसको अपना ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, ये आर वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर तो वेरिएबल होता ही है। अब क्या करो, आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। सबसे पहले क्या है, आर माइनस ए, ये आर है और ये ए है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, दिख रहा है ना, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, फिर डॉट। अब क्या करना है, बी माइनस ए और सी माइनस ए करके उनके बीच में क्रॉस लगाना है। तो पहले बी माइनस ए, ठीक है, बी और ए इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, बी माइनस ए मित्रों, बी माइनस ए क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया भाइयों, बी माइनस ए। ठीक है, अब क्रॉस क्या करना है भाइयों, सी माइनस ए भी तो लिखना है, लिख दें सी माइनस ए, क्या बन जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन आई कैप वाई थ्री माइनस वाई वन जे कैप जेड थ्री माइनस जेड वन के कैप। ये हमारा आ गया सी माइनस ए। ठीक है मित्रों, ये वैल्यू किसकी हो गई, बी माइनस ए की, और सी माइनस ए की वैल्यू ये, और बीच में क्या लिखा है, क्रॉस। चलो डेरिवेशन देख रहे हैं पूरी, दिखाने को मैं सीधा आपको फॉर्मूला दिखा देता, रट लो। ठीक है, मेरा काम तो ये भी है ना, समझा दूँ कहाँ से आया। ठीक है, देखो अब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है मित्रों। ये जो बाहर है इसको तो ऐसे ही लिख दो। देखो एक टॉपिक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो आपके सिलेबस से इस साल कट गया। अगर वो होता तो आपको ये डायरेक्ट निकालना आता होता,
ये आप डायरेक्ट लिखते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होता, पर अब वो नहीं है, चलो हम उसके बिना ही काम चलाएंगे। तो इसको लिख देते हैं एज इट इज़, x माइनस एक्स वन आई कैप, y माइनस वाई वन जे कैप, z माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। डॉट, अब हमें क्या निकालना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कि हम लिखते हैं आई जे के, फर्स्ट रो में यही लिखते हैं ना, फिर सेकंड रो में क्या लिखते हैं, ये जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके आई जे के कोफिशिएंट लिख दो सेकंड रो में, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1। और थर्ड रो में क्या लिखेंगे, अगले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो आई जे के कोफिशिएंट क्या है, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0 था। सामने 0 था ना, लिखना भूल गए हम, ऊपर लिख लेते हैं, 0 ही तो है सामने फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये क्या निकाला है हमने, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो फॉर्मूला निकालना है हमें, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बात को ध्यान से समझोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक वेक्टर ही तो बनेगा, पहले आई कैप के साथ दिस इनटू दिस कुछ आएगा बिल्कुल ठीक बात है, इनका ड्रामा कुछ ना कुछ करके वो आई कैप का कोफिशिएंट बनेगा, फिर इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जे कैप का कोफिशिएंट बनेगा, इनको ड्रामा करेंगे तो वो के कैप का कोफिशिएंट बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप इससे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो। क्योंकि देखो सीधा सा आप यूँ भी समझो, जिनको डिटर्मिनेंट आता है कि बाहर एक वैल्यू लिखी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो किसी एक रो से ही तो करूँगा, सबसे तो नहीं करूँगा ना। इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा डिटर्मिनेंट में, किसी एक रो से ही कर सकता हूँ, ऐसा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ना। अब क्योंकि ये वेक्टर है और ये वाली रो भी एक वेक्टर है, तो जब मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो मैं इसका किससे निकालूंगा, फर्स्ट रो से ही निकालूंगा, बाकियों से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आप फर्स्ट रो से डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। देखो इस पूरे को जब आप आई से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो इस पूरे वेक्टर का अगर आप आई कैप से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये दोनों पार्ट तो ज़ीरो हो जाएंगे ना, क्योंकि आई डॉट जे ज़ीरो होगा, आई डॉट के भी ज़ीरो होगा, और ये वाला पार्ट में क्या होगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, बचेगा सिर्फ क्या, x माइनस एक्स वन। तो यानी इस आई कैप की जगह क्या आ जाएगा मित्रों, x माइनस एक्स वन। सिमिलरली जब आप इस पूरे का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये दोनों पार्ट ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि जे डॉट आई भी ज़ीरो होता है, जे डॉट के भी ज़ीरो होता है। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, y माइनस वाई वन। सिमिलरली लास्ट में क्या आएगा, z माइनस जेड वन, और नीचे वाली दोनों रो सेम रहेंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ गया मित्रों, क्या बन के आ गया भाइयों, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, नीचे x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बच्चों फॉर्मूला। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो, अप्लाई तो कोई भी कर लेता है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आ गया भाई, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला आ गया। कब, जब क्या गिवन हो आपको, 3 पॉइंट्स। जब आपको किसी प्लेन पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड ही रहेंगे ना, वेरिएबल है। बाकी ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होंगे, x1 y1 z1 भी पता होगा, x2 y2 z2 भी, और x3 y3 z3 भी। इस फॉर्मूले में डालोगे, सीधा कार्टेशियन इक्वेशन निकल जाएगी, डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो। और वेक्टर निकालनी हो तो इस फॉर्मूले में डाल लोगे। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया अपना अगला कंसेप्ट। अब इसको मित्रों नोट कर लो। ठीक है, इसको सारे को नोट कर लो। पहले वाला कंसेप्ट तो आप कर ही चुके हो, इसको भी नोट कर लो, ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। ठीक है भाइयों, जिनको डेरिवेशन समझ नहीं आ रही परेशान मत हो, बस आप डब्बे याद रखो, ये फॉर्मूले डब्बे याद रखो, और ये याद रखो डब्बों में ये जो ABC चीज़ें हैं ये क्या हैं, बस क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, ये याद करो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन मित्रों। पहले इसको लिखा करो, ठीक है ना, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करा करो, बार बार यही बोलता हूँ मैं। तो अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब देखेंगे बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, कि इन 3 पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालो। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन,
तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप दोनों निकाल आना, ठीक है। दोनों निकालने में कुछ इतना टाइम नहीं लगता है, एक निकालने के बाद दूसरी तो हम लिख ही देंगे, है ना। तो फिर आप चाहे पहले कार्टेशियन का फॉर्मूला लगाओ या वेक्टर का, आपकी मर्ज़ी है। जब कुछ नहीं लिखा होता मेरा तो सजेशन ये है कि भाई कार्टेशियन वाला लगा लो, बड़ा आसान रहता है। कार्टेशियन वाला लगा लो, ठीक है ना, समझ गए। ये फॉर्मूला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। अपना ये फॉर्मूला लगाओ, तीनों पॉइंट इसमें पुट करो, सॉल्व करो, निकल गई इक्वेशन, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। समझ गए ना बात भाइयों। x माइनस 2 y माइनस 5 z माइनस प्लस 3 हो जाएगा, समझ गए ना। x1 y1 z1 की जगह हमने ये कोऑर्डिनेट पुट कर दिया। नीचे क्या लिखना है, x2 माइनस x1, ठीक है भाइयों। ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, दिस माइनस दिस, कैलकुलेशन है सिंपल, -4। फिर y2 माइनस y1 यानी दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा, -8। फिर z2 माइनस z1 यानी दिस माइनस दिस, 5 में से इसे माइनस कर दो, कितना आ गया, 8 आ गया, सही है। फिर तीसरी रो में क्या लिखना है आपने, x3 माइनस x1 यानी दिस माइनस दिस, 5 माइनस 2, 3 आ गया। फिर क्या लिखना है भाइयों, ये है ना, y3 माइनस y1 कितना आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 2। फिर क्या लिखना है, क्या लिखना है मित्रों, फिर दिस माइनस दिस 0, सही है ना। अब बस इसका डिटर्मिनेंट तो आपको एक्सपैंड करना आता ही है, ख़त्म है कहानी। एक काम और कर सकते हो, कैलकुलेशन छोटी करनी है तो इधर से -4 कॉमन दिख रहा है, ले लो। क्या रह गया अंदर, x माइनस 2 y माइनस 5 z प्लस 3, नीचे क्या रह गया, -4 कॉमन लिया तो 1 2 -2, ये 3 -2 0, ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा है -4 तो डेड हो गया भैया, डेड हो गया ना। इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अंदर 0 -4 ये आएगा ना। फिर -y माइनस 5 ये 0 + 6, ये तो आपको आता ही होगा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना। ये भी नहीं आता तो भाई वो सीखो पहले, ये तो सिखाऊंगा नहीं ना अब यहाँ पे। -2 -6, ठीक है मित्रों। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया, कितना आ गया ये देखो, -4x + 8 ये -6y + 30 है ना। और ये कितना हो गया भाइयों, 8 हो गया, -8 मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो -8z - 24। तो आपको दिख गया, इक्वेशन आ गई, -4x -6y -8z। और ये कितना हो गया भाई, 38 - 24 14 हो गया है ना, -14। -2 दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दो, तो 2x + 3y + 4z इज इक्वल्स टू 7। ये आ गई भाई अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन, आ गई ना। कौन सी आ गई है, कार्टेशियन इक्वेशन। अब अगर वेक्टर लिखने का मन है तुम्हारा तो इसी से लिख दोगे वेक्टर, तो क्या लिख दोगे, r डॉट 2i कैप 3j कैप 4k कैप इज इक्वल्स टू 7, सही है। तो ये क्या लिख दी हमने, वेक्टर इक्वेशन, दोनों निकल गई, ठीक है ना। पेपर में उसने जब बताया ना हो कौन सी निकालो तो आप दोनों निकाल देना, एक निकाली अपना फॉर्मूला लगा के ऐसे, और फिर उससे दूसरी लिख दी, ख़त्म कहानी। हाँ अगर एक ही पूछी हो, जैसे उसने वेक्टर पूछी है, तो मेरा सजेशन यही है फिर आप सिर्फ वेक्टर ही निकालना। कार्टेशियन पूछी हो तो सिर्फ कार्टेशियन, जैसे हमने यहाँ पे पहले कार्टेशियन का फॉर्मूला लगा के कार्टेशियन निकाल के उससे वेक्टर लिख दी। आप चाहते तो डायरेक्ट भी वेक्टर निकाल सकते थे, कि नहीं निकाल सकते थे भाई। ये जो पोजीशन वेक्टर है इनको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मान लो, एक को ए वेक्टर एक को बी एक को सी, और निकाल लो वेक्टर इक्वेशन। दिखाऊँ क्या कैसे निकलती है, देखो इसको ए वेक्टर मान लिया ना, इसके पोजीशन वेक्टर को, देखो पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम ए वेक्टर मान लेते हैं, क्या है देख लें, 2i कैप 5j कैप -3k कैप, लिख लो 2i कैप + 5j कैप -3k कैप। दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बी वेक्टर मान लो, क्या है, -2 -3 5, ठीक है। तो ये हो गया -2i कैप
माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और तीसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सी वेक्टर मान लो। क्या है 5 3 माइनस 3, तो 5i कैप 3j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ये हमने ए बी सी मान लिया। अब हमको पता है वेक्टर इक्वेशन अगर 3 पॉइंट से निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, ये निकालना है। तो यानी कि इसके लिए हमको पहले ये पूरा ड्रामा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा वैल्यूज़ मत पुट कर देना, पहले ये पूरी चीज़ निकालो, बी माइनस ए निकालो, सी माइनस ए निकालो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, उसने क्या करा है, यहाँ पे बस वैल्यू डाल के छोड़ दिया है। बच्चे सोचते हैं हमें भी वहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ पूरा सॉल्व करना है। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन पूछी है तो आंसर ऐसी शक्ल में आना चाहिए, ठीक है, ना कि ये वाली शक्ल में। आंसर ये होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पहले सॉल्व करो पूरे को। पहले बी माइनस ए निकालो, सी माइनस ए निकालो। निकाल लोगे भाइयों? देखें, ये रहा बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करो, कितना आ जाएगा, माइनस 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, फिर क्या निकालना है अपने को, सी माइनस ए, सी में से ए को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा मित्रों, 3i कैप माइनस 2j कैप, बस के तो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, बी माइनस ए और सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो आई जे के, ये -4 -8 8 और 3 -2 0। ठीक है, चाहो तो आप सीधा सॉल्व कर दो, चाहो तो -4 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया भाइयों, ये देखो, दिस माइनस दिस, यही होगा ना। तो 16i कैप दिख रहा है, दिख रहा है 16i कैप। और फिर जे के साथ क्या होगा भाइयों, दिस माइनस दिस, तो मेरे को दिख रहा है 24j कैप। और फिर क्या दिख रहा है आपको, के साथ दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 8 + 24 32 दिख गया है ना, 32, 8 + 24 32k कैप, सही है, ये आ गया। ठीक है मित्रों, यानी पीछे हमने कैलकुलेशन गलत कर दी भाई, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है। 32 आ रहा है ना, तो यहाँ भी कुछ और आना चाहिए था भाई। ये -2 और -6 -8, हाँ सही है, सही है, पीछे भी सही है। चलो ये आ गया। अब क्या करना है, अपने क्या निकाल लिया हमने, बी माइनस ए सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट पुट कर देते हैं। और ये क्या क्या खुल गया भाई, ये क्या टेक्निकल जार्गन हो गया। चलो देखो, अब हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कैसे निकलेगी, आर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है भाई, ये रही है ना, 2i कैप 5j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। देख लो, देख लो भाइयों ध्यान से, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आर माइनस ए, ये लिख दिया आर माइनस ए, फिर डॉट है बीच में, डॉट लगाना है, बड़ा सा दिखना चाहिए, और बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये रही वैल्यू। ठीक है, 16i कैप 24j कैप 32k कैप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाइयों, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। अब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले एक काम करता हूँ, इसमें से 8 कॉमन लेके फेंक देता हूँ उधर, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। बस ये वही है, थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी तो भैया आसान लगेगी, गलती के चांसेस कम रहेंगे भाइयों। तो 8 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। समझ लो दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। या इसमें से जो हमने 8 कॉमन लिया था वो भैया इधर चला गया, 0 के नीचे डिवाइड हो गया, ख़त्म। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अंदर दोनों से है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना प्लेन की इक्वेशन, r डॉट n इक्वल्स टू डी की शक्ल में छोड़नी है। अभी ये ऐसी तो शक्ल है नहीं भाई। प्लेन की इक्वेशन अगर आप वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे हो, दो वेक्टर नहीं होते उसमें, क्या होता है, एक r वेक्टर और एक और वेक्टर जिसे n बोलते हैं। r तो है, ये दो क्यों है भाई, एक होना चाहिए था, और इधर एक कांस्टेंट। तो इसके लिए अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो एक बारी r से डॉट, एक बारी इससे डॉट, क्या आ जाएगा बच्चों, r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप माइनस, समझ गए ना, इसका r से डॉट किया है, लिख दिया
अब इसका इससे डॉट करना है और लिख देना है, तो वो तो सीधा ही कर दोगे आप। डॉट क्या आएगा इनका, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 4 + 15 - 12, ये आएगा ना, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया r.2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप -7 = 0। तो ये आ गया r.2i प्लस 3j प्लस 4k = 7। तो बधाई हो भाइयों, आपकी वेक्टर इक्वेशन निकल गई प्लेन की, निकल गई ना। इसी से कार्टेशियन भी तो लिख सकते हो, बस r की जगह xyz लिख के मल्टीप्लाई तो करना है। क्या आ जाएगा, 2x + 3y + 4z = 7। ये निकल गई कार्टेशियन, सही है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर उसने बोला नहीं है तो, ठीक है। अगर उसने दोनों इक्वेशन पूछी है तो आप पहले कार्टेशियन ऐसे निकाल के उससे डायरेक्ट वेक्टर लिख दो, या आप वेक्टर ऐसे निकाल के उससे डायरेक्ट कार्टेशियन लिख दो। अगर उसने कोई एक ही पूछी है, कार्टेशियन पूछी है, तो आप इसी मेथड को फॉलो करना बेटर रहेगा। वेक्टर पूछी है तो इसी को फॉलो करना। वैसे तो कुछ भी कर सकते हो, दोनों अलाउड हैं, पर क्या करें, कई लोगों का दिमाग ख़राब है, वो कहते हैं भैया जो पूछी है वही करो। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। निकल तो दोनों मेथड से दोनों ही जाएंगी, आपको देख ही रहा है। तो बड़े भाई अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक जो हमारे सामने है भाइयों, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। जैसे लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी होगी, x/a + y/b = 1। ऐसे ही ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो ना, जैसे हमने यहाँ पे एक प्लेन बनाया है, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल भी तो एक प्लेन ही होता है। और हमें दिख रहा है इस फिगर में कि ट्रायंगल जो है x एक्सिस को a पे कट कर रहा है, y एक्सिस को b पे कट कर रहा है और z एक्सिस को c पे। तो इन्हें ही हम कहते हैं इंटरसेप्ट्स। वो पॉइंट जहाँ पे कोई लाइन या प्लेन, कोई भी फिगर एक्सिस को कट कर रही है, उन्हें हम इंटरसेप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट। अगर आपको तीनों इंटरसेप्ट पता हो तो आप सीधा प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कहाँ से है मैं अभी समझाऊंगा, जिनको समझने में इंटरेस्ट हो समझ लेना, जिनको नहीं है उनका काम हो गया, उन्हें ये टॉपिक आ गया, बात ख़त्म। आपको तीनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, आपको इस फॉर्मूले में डालने, क्वेश्चन ख़त्म, बस। उनके लिए इतनी ही जानकारी बहुत है, बस उन्हें ये पता होना चाहिए कि ABC क्या है। A है x इंटरसेप्ट, कि वो पॉइंट जहाँ पे प्लेन x एक्सिस को काट रहा है। B है y इंटरसेप्ट, ठीक है, और C है z इंटरसेप्ट। तो जिनको ये पता है कि x इंटरसेप्ट को A कह रहे हैं, y इंटरसेप्ट को B और z को C, तो बस इस फॉर्मूले में वो ABC की वैल्यू डालेंगे और उनकी प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी और क्वेश्चन भाइयों ख़त्म। तो जिनको डेरिवेशन से मतलब नहीं है उनके लिए टॉपिक ख़त्म। अब आते हैं उनके पास जिनको ये मतलब है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है भाइयों। वैसे क्वेश्चन तो अब हो ही जाएगा, चलो देखते हैं डेरिवेशन। अब बच्चों ये है प्लेन, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है। अब जब एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है तो इसके पूरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, वाई और जेड तो ज़ीरो होंगे ना, एक्स एक्सिस पे दोनों ज़ीरो होंगे ना वाई और जेड। तो अगर हम इसको पूरा लिखना चाहें तो a, 0, 0 हो जाएगा ये। ऐसे ही ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे z और x दोनों क्या होंगे भाइयों, 0। तो ये हो गया 0, b, 0, ठीक है भाइयों। ऐसे ही ये तीसरा कोऑर्डिनेट, ये z एक्सिस पे है तो x और y 0 होंगे, तो 0, 0, c। तो हमें 3 पॉइंट्स पता है, और 3 पॉइंट्स पता हो तो अभी तो फॉर्मूला पढ़ा है, अभी भाइयों अभी बिल्कुल अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि 3 पॉइंट अगर पता हो तो इस फॉर्मूले से प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। ठीक बात है कि नहीं, बिल्कुल अभी अभी तो सिखाया है आपको ये कि भैया इस फॉर्मूले को लगाओ और मस्त हो जाओ। अबे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, z2 - z1 और x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अभी अभी सीखा है कि 3 पॉइंट अगर प्लेन पे गिवन हो जो कि नॉन कोलिनियर हो, हमें दिख रहा है नॉन कोलिनियर है, इस फॉर्मूले में डालो और प्लेन आ जाएगा, काम ख़त्म। तो जब आप ये तीनों पॉइंट इसमें पुट करोगे, सॉल्व करोगे, अपने आप ये फॉर्मूला बनेगा। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो अगर आपका मन है तो, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, अच्छा लगेगा मित्रों,
किसी को भी आप x1 y1 z1 समझ सकते हो, किसी को भी x2 y2 z2, किसी को भी x3 y3 z3, सेम ही आएगा। ठीक है, मैं इसे मान रहा हूँ पहला पॉइंट, यानी x1 y1 z1 पहला पॉइंट, इसे दूसरा x2 y2 z2, इसे तीसरा x3 y3 z3, और यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस ए, ठीक है मित्रों, y माइनस 0 z माइनस 0, सही है ना। x1 y1 z1 की जगह ये डाल दिया मैंने। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यानी इस वाले में से ये वाला माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा 0 माइनस ए, b माइनस 0 0 माइनस 0, फिर ये लिखना है ना। तो ये थर्ड पॉइंट, ये पहला पॉइंट, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 0 माइनस ए 0 माइनस 0 c माइनस 0, और सामने क्या है भाइयों, इक्वल टू 0। चलो जी, अब इसको सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं भाइयों आगे। ये आ गया x माइनस ए वाई जेड ए बी 0 माइनस ए 0 c। ठीक है मित्रों, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना आप लोगों को आता ही है। x माइनस ए फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बी सी माइनस 0 माइनस वाई ए सी माइनस 0 प्लस जेड 0 प्लस ए बी। तो ये हमने सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दिया बस। तो बी सी एक्स माइनस ए बी सी, ये माइनस ए सी वाई, और ये प्लस ए बी जेड। भाइयों कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने कैलकुलेशन में, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। एक बारी ढूंढ ले क्या भाइयों, एक बारी देखो कहाँ है गड़बड़, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर प्लस आना चाहिए। तो जब हमने माइनस वाई लिया तो ये ए सी माइनस 0, अच्छा यहाँ पे माइनस ए था भाई, माइनस लगाना भूल गए, लगाओ, सही है ना। तो माइनस ए इंटू सी करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ए सी। अब ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस ए सी वाई। देखो गलती भाई यार किसी से होती है, इंसान है, गलती होना कोई गलत बात नहीं है, गलती ना मिलना गलत बात है। ठीक है, गलती मिल जानी चाहिए। तो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड, और ये जो नेगेटिव है ए बी सी उसको ले गए उधर, वो हो गया प्लस ए बी सी। अब मित्रों दोनों तरफ अगर हम ए बी सी से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, ए बी सी से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा भाइयों, कमाल हो जाएगा भाई। ए बी सी कट गए, 1 आ गया, ए बी कट गए, ए से ए, सी से सी, बी से बी और सी से सी। तो मित्रों आपको दिख रहा होगा क्या बच गया है, दिख रहा है कि नहीं, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, और ये निकल गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है मित्रों, ये हो गई डेरिवेशन ख़त्म। तो याद करना तो ज़रूरी है ही, समझदार वही निकले जो पहले ही याद करके जिन्होंने वीडियो बंद कर दी, क्योंकि याद तो करना ही है, हमारा डिराइव करने कौन बैठेगा। जब क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इतना सारा काम थोड़ी करेंगे, हम तो सीधा ए बी सी डालेंगे और प्लेन के इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, पर नोट कर लो भाइयों, नोट तो कर ही लो, काम आएगी। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन करे क्या, देख लेते हैं, चलो तुम्हारे दिल को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन कर लिया। तो देखो मित्रों, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 2, 3, 4 ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ये एक्स इंटरसेप्ट यानी ए है ना, ये वाई इंटरसेप्ट यानी बी, और ये जेड इंटरसेप्ट यानी सी। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए बी सी पता है, पुट कर दो, ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4, एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। आसान था ना भाइयों, सरल था, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, देखने का मन है तो देख लेते हैं। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है इसका भाइयों, उसमें उल्टा है, उसमें इंटरसेप्ट निकालने इक्वेशन दे रखी है। देखो ये प्लेन की इक्वेशन है, कह रहा है इंटरसेप्ट्स बताओ, तो क्या दिक्कत है, इधर 1 बनाना है बस आपने, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो। तो 2/5x 1/5 क्या लिख दिया भाई, क्या आना है 2/5x 1/5y माइनस 1/5 z इज इक्वल्स टू 5/5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया।
अब चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x/5/2 लिख सकते हैं ना, और ये y/5 और ये प्लस z/-5 लिख सकते हैं ना ऐसे, और ये 1, तो बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया c, मिल गया x y z इंटरसेप्ट। बस यही पूछे थे, ठीक है, इजी है ना भाइयों। बड़े अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो भाइयों अपना अगला टॉपिक जो है वो है कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, कि दो लाइंस अगर हमें गिवन है वो कोप्लेनर हैं या नहीं है। कोप्लेनर का मतलब होता है बच्चों ऐसी दो लाइंस जो सेम प्लेन में लाई करें। अब जब दो लाइंस की बात हो रही है तो एक बार ज़रा वो रिलेशन पढ़ लेते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस, के लाइंस में आपस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अब जैसा कि हम 3D पढ़ रहे हैं तो हमें पता है दो लाइंस आपस में या तो पैरेलल हो सकती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें, या इंटरसेक्टिंग हो सकती है ऐसे, या स्क्यू हो सकती हैं। स्क्यू आपको पता है क्या होती है, ऐसी दो लाइन जो अलग अलग प्लेन में लाई करती है, जैसे ये एक अलग प्लेन में है, ये एक अलग प्लेन में है। अब ये दोनों लाइंस ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन्हें कहते हैं स्क्यू। अब आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों लाइन सेम प्लेन में नहीं लाई कर रही, ये किसी और प्लेन में, ये किसी और प्लेन में है। तो जब लाइंस स्क्यू होती हैं बच्चों तो वो क्या होती हैं, नॉन कोप्लेनर, वो एक प्लेन में नहीं होती, ठीक है। कोप्लेनर मतलब शेयरिंग अ सेम प्लेन, कि दो लाइन सेम प्लेन में हो, आपको दिख रहा है ये अलग अलग प्लेन में है। इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है तो पक्का एक प्लेन में होंगी, देखो ना एक ही प्लेन में तो है, वरना वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है भाइयों। और तीसरा पैरेलल, पैरेलल तो होंगी कोप्लेनर, आपको दिख रहा है ये एक प्लेन में नहीं लाई कर रही, क्या आपकी स्क्रीन पे है ना ये भाई, एक पेज पे बन जाएंगी ना दो पैरेलल लाइन। अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो पैरेलल हो सकती थी कि इसी प्लेन पे यूं पैरेलल हो जाती, अलग अलग प्लेन पे। तो अगर वो अलग अलग प्लेन पे पैरेलल हो जाती मेरे भाई, तो उनको ऐसे जोड़ के क्या मैं एक स्क्वायर टाइप सा नहीं बना लेता, तो एक प्लेन तो तब भी बन गया ना, उस प्लेन पे दोनों लाई कर रही हैं, समझे बात। कई बार कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं सर आपने एक प्लेन बनाया, उस प्लेन पे दो पैरेलल लाइन बना दी, ठीक है सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। अगर हम अलग अलग दो प्लेन बनाएं, जैसे यहाँ पे ये दो अलग अलग प्लेन हैं और इस पे जैसे हमने ये लाइन बनाई है इसी के हम यहाँ पे पैरेलल एक लाइन बना दें, तो बच्चे कहते हैं ये कोप्लेनर नहीं है क्योंकि ये अलग अलग प्लेन में है। अबे ये दो प्लेन्स को क्यों देख रहे हो, इन लाइंस को ऐसे जोड़ दो, डब्बा बना दो, बन गया स्क्वायर टाइप, बन गया ना स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बन गया, तो ये भी तो एक प्लेन बन गया। तो अब ये दोनों लाइन इस प्लेन में है ना, ठीक है। तो जब आप पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हो चाहे वो किसी भी प्लेन में हो, आप उनको ऐसे जोड़ दोगे तो एक प्लेन बनेगा ही बनेगा, तो वो सेम प्लेन में होती है हमेशा। तो पैरेलल लाइंस हमेशा कैसी होती हैं भाई, कोप्लेनर, ठीक है, याद रखेंगे पैरेलल लाइंस हमेशा कोप्लेनर होती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हमेशा कोप्लेनर होती हैं, स्क्यू लाइंस हमेशा नॉन कोप्लेनर होती हैं, ठीक है। अब हमें यही चेक करना है कि दो लाइंस कोप्लेनर हैं कि नहीं है। तो कुल मिला के हमें चेक क्या करना है कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। अगर पैरेलल या इंटरसेक्टिंग होगी तो हम कह देंगे कोप्लेनर है, स्क्यू होगी तो हम कहेंगे नहीं है कोप्लेनर। और ये हमें चेक करना आता है, अगर आपको याद हो तो ये हमें चेक करना आता है। कैसे, देखो जैसे आपको ये दो लाइंस दे रखी हैं बच्चों, तो पहला केस क्या हो सकता है भाई कि ये जो आपके बी वेक्टर्स हैं ये इक्वल हो जाए, b1 और b2 क्या हो जाए, इक्वल, दोनों लाइंस के बी वेक्टर सेम हो जाए। जब दोनों लाइंस के बी वेक्टर सेम कब होंगे, ऐसे कि भाई लाइन 1 लाइन 2 और बी वेक्टर सेम, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है ना। या ये भी हो सकता है कि दोनों के बी वेक्टर प्रोपोर्शनल हो, एक बी वेक्टर दूसरे बी वेक्टर के k टाइम्स हो, है ना। आपको पता है ना जब दो वेक्टर पैरेलल होते हो तो एक दूसरे के k टाइम्स भी हो सकते हैं, लैम्डा टाइम्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, k कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो अगर दोनों लाइंस के बी वेक्टर सेम है या एक दूसरे के k टाइम्स हैं वो,
तो हम क्या कहेंगे, बी वेक्टर्स आर पैरेलल, और बी वेक्टर पैरेलल मतलब लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो सीधा कह देंगे लाइंस आर पैरेलल। और लाइंस अगर पैरेलल है बच्चों तो क्या होंगी, कोप्लानर होंगी। ठीक है, हेंस कोप्लानर, वो कोप्लानर भी होंगी। ठीक है, एक ही प्लेन पे लाए करेंगी। तो अगर वो पैरेलल होंगी तो देख के ही पता लग जाएगा, और हम कह देंगे क्योंकि वो पैरेलल है इसीलिए वो कोप्लानर है। अब सेकंड केस क्या है बच्चों, कि भैया बी वेक्टर और b1 और b2 बिल्कुल भी इक्वल ना हो। ठीक है, ना वो इक्वल हो, ना ही वो एक दूसरे के k टाइम्स हो। समझ रहे हो ना ही वो एक दूसरे के k टाइम्स हो। मतलब जो हमारे बी वेक्टर हैं वो नॉन पैरेलल हो, बी वेक्टर्स पैरेलल ना हो। ठीक है, तो अगर हमारे बी वेक्टर बिल्कुल ही अलग हैं तो दो बातें हो सकती हैं भाइयों, तो दो बातें हो सकती हैं बच्चों। क्या दो बातें हो सकती हैं, कि या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग है ना, या तो वो स्क्यू होंगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में बी वेक्टर क्या होंगे, अलग होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से नहीं पता लग जाता था हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है निकालना। इंटरसेक्टिंग में क्या होता था भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और स्क्यू में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक बात है ना, इंटरसेक्टिंग में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो। देख लो भाई, लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो है, और स्क्यू होंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टेंस इनके बीच में निकल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टेंस निकल जाएगा। सही है, तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, तो बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, कहानी ख़त्म। अब कितनों को याद है जब बी वेक्टर अलग होते थे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था वो कुछ ऐसा होता था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये होता था भाइयों। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता था मित्रों, है ना। अब ये जो क्वांटिटी लिखी है इसका ज़ीरो होना या ना होना पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, न्यूमरेटर पे। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो होगा तो ये क्वांटिटी ज़ीरो होगी, न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं होगा तो क्वांटिटी ज़ीरो नहीं होगी। सही बात है ना भाई, p बाई क्यू लिखा है तो अगर तो p ज़ीरो होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन भी ज़ीरो होगा, अगर p ज़ीरो नहीं होगा तो पूरा फ्रैक्शन ज़ीरो नहीं होगा। तो सारा का सारा जिम्मेदारी का बोझ किसके कंधों पे आ जाता है, न्यूमरेटर के। यानी न्यूमरेटर से ही सिर्फ पता लग जाएगा, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, न्यूमरेटर से ही पता लग जाएगा। ठीक है भाइयों, तो डिनोमिनेटर को हटा ही देते हैं हम इधर से, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हटा देते हैं। ठीक है मित्रों, सारी बात हमें इसी से पता लग जाएगी। और फिर मॉड भी लगाने की क्या ज़रूरत है भाई, अगर ये एंटिटी ज़ीरो होगी तभी तो इसका मॉड ज़ीरो होगा, ये भी बात ठीक है, तो मॉड भी हटा देता हूँ। कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है ना इसमें, बोलो भाइयों, क्या कोई बुरा मानने की बात है इसमें, नहीं है ना। तो क्या पता चला अब आपको कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कब ज़ीरो होगा, जब ये जो है हमारा रिज़ल्ट ये ज़ीरो हो, है ना, ये क्या आ जाए ज़ीरो। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो कब नहीं होगा, जब ये चीज़ ज़ीरो ना हो, है ना। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कब ज़ीरो नहीं होगा, जब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है बच्चों, और अगर बाई चांस ये ज़ीरो आ गया तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग मतलब कोप्लानर, इंटरसेक्टिंग मतलब कोप्लानर। ठीक है ना भाइयों, तो यानी कि अगर ये चीज़ ज़ीरो आ गई तो इससे हम क्या देंगे, लाइंस आर कोप्लानर, लाइंस आर कोप्लानर। ठीक है, और अगर ये ज़ीरो नहीं आया
जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 0 नहीं आ रहा, तो हम क्या कह देंगे, लाइन्स आर नॉट कोप्लानर, कोप्लानर नहीं है, ठीक है। या कह दोगे लाइन्स लाई इन डिफरेंट प्लेन, या स्क्यू भी कह सकते हो, लाइन्स आर स्क्यू। स्क्यू मतलब बच्चों जो कोप्लानर ना हो, सेम प्लेन में लाए ना करे। तो समझ गए भाई पूरी कहानी कि देख के कैसे बताएंगे हम लाइन की इक्वेशन देख के। कि पहली बात तो देखो ये वाला केस तो आता ही नहीं है, 1 नंबर में कभी आ गया तो आ गया, यही वाला केस आता है जब बी वेक्टर आपके सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के k टाइम्स होते हैं, तो हमें दिख जाता है लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है तो पक्का कोप्लानर है। और अगर बी वेक्टर हमारे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, इक्वल नहीं है या एक दूसरे के k टाइम्स नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग या स्क्यू हो सकती है। इंटरसेक्टिंग होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, यानी ये चीज़ 0 होगी, और ये चीज़ 0 है तो पता लग गया इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग क्या होती है, कोप्लानर। और ये चीज़ 0 नहीं है तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है, तो लाइंस कैसी हैं, स्क्यू, ठीक है। कुल मिला के जो पेपर में आपका 2-4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो तभी आता है जब बी वेक्टर अलग होता है। तो बस आपको ये निकालना है, ये 0 आ गया तो आप कह दो कि लाइंस क्या है, कोप्लानर है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लाइन ऐसे वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखी होती, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होती है, तो उसमें क्या आप कर ही लोगे, आप बच्चे तो हो ही खतरनाक भाई। 2 लाइन दे रखी हैं ऐसे, एक लाइन है मान लो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है। और दूसरी लाइन है L2, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तो अब आप इस लाइन का a वेक्टर और b वेक्टर लिख सकते हो ना भाई, लाइन की इक्वेशन होती है ना a प्लस लैम्डा b, होती है कि नहीं होती। तो आपको पता है ना a वेक्टर और b वेक्टर कहाँ से आते हैं, ये जो पॉइंट है इससे बन जाता है a वेक्टर, और ये नीचे जो दे रखे है डायरेक्शन रेशियो, इससे बनता है b वेक्टर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे a और b है, इसको a1 और b1 वेक्टर लिख देते हैं। ये हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और b हो जाएगा a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। और यहाँ से आपको दूसरी लाइन से मिल जाएंगे क्या, इससे बन जाएगा a2 वेक्टर, इससे बन जाएगा b2। तो a2 क्या हो गया भाई, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, और b2 क्या हो गया, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भैया क्या निकालना है, आपने क्या निकालना है कि कोप्लानर कब होंगी, जब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या होगा, 0, है ना। हम वही वाला केस तो कर रहे हैं जब ये b वेक्टर अलग है, सेम होगा तो फिर हम देख के ही बता देंगे ना पैरेलल है और कोप्लानर है। तो हमने मान लिया b वेक्टर अलग है, तो हम ये निकाल रहे हैं, ये 0 आ जाएगा तो कोप्लानर कह देंगे, नहीं आया तो नहीं है कोप्लानर। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1, ये रहा a2 ये रहा a1, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है भाइयों, ये क्या निकाल लिया हमने, ये हमने निकाल लिया a2 माइनस a1। और b1 क्रॉस b2 तो मित्रों निकालना आता ही है हमें, i j k डिटर्मिनेंट से ही निकलता है ना क्रॉस प्रोडक्ट। ये रहा b1 ये रहा b2, लिख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। और अभी मैंने आपको ये इससे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था ना पीछे भी एक कंसेप्ट में, कि अब जब हम इससे इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो आई जे के हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, इनसे, है ना। तो यहीं कर दूँ क्या, जगह भी ख़त्म हो गई अपनी, यहीं कर दे क्या भाइयों, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, और ऊपर क्या लिख देते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना। थी तो ये भी कंडीशन, ऐसे कर लो, इससे ये बना है ना, बुक में 2 फॉर्मूले बना दिए ये और ये। वो ऐसा कहते हैं कि भैया अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो
तो ये निकाल लो, 0 आ रहा है तो लाइंस कोप्लानर है क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग है। और अगर कार्टेशियन में दे रखी हो तो वो कहते हैं आप सीधा ये डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो लाइंस कोप्लानर है, वरना नहीं है। समझ गए भाई पूरी कहानी? तो ये है कोप्लानैरिटी ऑफ टू लाइंस। इसको लिख लो भाई, छाप लो कॉपी पे और दिमाग पे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो अब देखो भाइयों, ये देखो क्या कह रहा है, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लानर। ठीक है, तो इसने वही करा है। ये पहली वाली जो लाइन है ये x1, y1 और z1 उठा लिए यहाँ से, सही है। और इनको क्या लिख दिया नीचे वालों को, डायरेक्शन रेशियो को, a1 b1 c1। ऐसे ये क्या उठा लिए यहाँ से, x2 y2 z2। और इस वाली लाइन से क्या उठा लिए, a2 b2 c2। फिर वही निकाल लिया जो डिटर्मिनेंट आपको बताया था। ठीक है, ये इसने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया है, आप कर लेना आराम से। सारी वैल्यूज इसने पुट करी, सॉल्व करके देखा 0 आ गया, तो 0 आ गया तो लाइंस कोप्लानर है ना। चाहे तो लिख सकते हो क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो लाइंस कैसी हैं भैया, इंटरसेक्टिंग है। क्या है, इंटरसेक्टिंग, इसीलिए कोप्लानर है। समझ गए बात? हो गया क्वेश्चन? मज़ा आ गया भाई? बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भाइयों, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। कि आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है, या तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी होगी कुछ ऐसे, या तो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होगी कुछ ऐसे। बात तो एक ही है ना। अब जैसे हमने ये दो प्लेन्स यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है, हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। जैसा कि भाइयों आपको पता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में दो एंगल होते हैं। एक अगर ये थीटा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस थीटा। ठीक बात है ना, दो एंगल होते हैं हमेशा। तो अब हमने क्या करना है भाइयों, इस प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। हम एक एंगल बता देना, जैसे लाइंस के बीच में जब हम एक बता दें कि 30 है तो काफ़ी होता है, क्योंकि दूसरा अपने आप पता लग जाता है 150 है कि नहीं। 150 लिखा है भाई ये, ठीक है, दूसरा अपने आप पता लग जाता है क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे ही मान लो प्लेन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई। एक प्लेन ये है अपना, है ना, और एक प्लेन ये है। हमको दिख रहा है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक पूरी लाइन बन रही है ना। ये बात भी ध्यान रखना, प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पूरी लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है बच्चों, प्लेन्स कभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा कि ये कर रहे हैं। तो अब हमें क्या बता रहे हैं, इनके बीच का एंगल। जैसे हमने मान लिया कि इनके बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल हमने मान लिया क्या है, थीटा। ऑब्वियस है ये एंगल थीटा है, तो जो इधर वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, है ना। और ये दोनों ही एंगल जो है वो प्लेन के बीच में ही है। ठीक बात है कि नहीं है भाई? ठीक बात है ना। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये निकाल लो, ये निकाल लो, कोई भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब बच्चों आपसे एक बात जाननी है मुझे कि जैसे ये प्लेन है हमारा और इसकी ये इक्वेशन है, तो ये एन वेक्टर क्या होता है आपको याद है? एन वेक्टर क्या होता है प्लेन की इक्वेशन में? एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक बात है ना भाई। n1 क्या है, ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, एक वेक्टर इस प्रकार भाइयों परपेंडिकुलर हो, तो क्या हम इसको n1 कह सकते हैं? बोलो। ये जो हमने वेक्टर बनाया है, ये वाला वेक्टर बच्चों, और मैंने परपेंडिकुलर बना दिया प्लेन के, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, n1 बोल सकते हैं ना। थोड़ा बड़ा बना दें क्या, थोड़ा बड़ा और डार्क बना दें इसको, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो वही रेड कलर से ही बनाते हैं। तो ये भाइयों हमने परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। तो इस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम, n1 वेक्टर बोल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है प्लेन के। ठीक बात है। चलो, ऐसे ही अगर मैं इस प्लेन के भी एक यूँ परपेंडिकुलर बना दूँ, ध्यान से देखना भाइयों, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जहाँ मर्जी बना सकते हो आप, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
एक वेक्टर बना दिया ऐसे इसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम n2 बोल सकते हैं। ठीक बात है मित्रों, ठीक बात है ना भाइयों। क्या करा हमने, ये बच्चों हमने दो वेक्टर बना दिए। ये वाला वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है हमारे इस वाले प्लेन के, तो ये n1 हो गया, नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। और ये हमने एक वेक्टर बना दिया जो कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये n2 हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब आपको ये भाइयों क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब ये एंगल अगर 90 है मित्रों, ये एंगल भी 90 है, तो 180 तो हो ही गया। और ये थीटा है, तो भाइयों क्या ये 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये ब्लू वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, 180 और चारों का सम होता है 360, तो इस वाले का और इस वाले का सम 180 होना चाहिए। और ये थीटा है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बोलो ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बात है, ठीक बात है भाइयों, बोलो मित्रों बोलो। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 180 माइनस थीटा। अब आपको ये दिख रहा है कि जो हमारे n वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा, मज़े की बात तो ये प्लेन्स के बीच का भी एंगल है, 180 माइनस थीटा प्लेन्स के बीच का भी एंगल है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं इसको थीटा ना लिख के इसको फाई लिख देता, इसको क्या लिख देता, फाई, तो ये फाई हो जाता और ये भी फाई हो जाता, एक ही बात है ना। तो ये जो एंगल प्लेन के बीच में दिख रहा है वही एंगल एन वेक्टर्स के बीच में है। ठीक बात है कि नहीं है? जो एंगल्स प्लेन के बीच में है वही एंगल्स एन वेक्टर के बीच में है। तो अगर हम एन वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दें, एन वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दें भाइयों, एक काम करता हूँ आपको ज़्यादा बेटर समझाने के लिए, मैं यहाँ से इसको हटा के, इसको हटा के, इसको भी हटा के एक काम कर देता हूँ मित्रों, इसको लिख देता हूँ मैं थीटा, इस वाले एंगल को क्या लिख दिया, थीटा। तो अब अंदर वाला क्या हो जाएगा भाइयों, 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, लीनियर पेयर है क्योंकि। अब ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम थीटा होगा। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है प्लेन्स के बीच का एंगल भी थीटा, एन वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा। तो जो एंगल एन वेक्टर्स के बीच में होगा वही प्लेन्स के बीच में होगा। तो अगर दो वेक्टर के बीच, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है तो चुपचाप क्या कर दो, चुपचाप एन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दो, कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म मित्रों। एन वेक्टर के बीच का एंगल निकाला तो निकल गया प्लेन्स के बीच का एंगल। लेकिन ये जो एन वेक्टर है इनकी डायरेक्शन क्या पता ये वेक्टर को इनिशियल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? और हमें पता है एंगल के लिए वेक्टर्स मस्ट बी को इनिशियल। तो अगर ये उल्टे भी होते, मान लो ये एन वेक्टर ऐसा है और मेरा मन था मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूं, तो मुझे बस क्या करना था, एक माइनस ही तो कॉमन लेना था, है ना, ताकि ये को इनिशियल हो जाए। तो अगर मैं इस पर मॉड लगा दूं मित्रों, तो चाहे इसमें से माइनस कॉमन लूँ, चाहे इसमें से लूँ, चाहे दोनों में से लूँ, चाहे किसी में से भी मत लूँ, मॉड सारी बात बराबर कर देगा और आपका एंगल निकल के आ जाएगा, पर वो एक्यूट ही आएगा। अब चाहे एक्यूट ये वाला हो या ये वाला हो, क्योंकि दो एंगल है प्लेन के बीच में, एक्यूट वाला ही निकलेगा ना, क्योंकि मॉड से वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है, जब थीटा 90 से कम हो। तो आपको दो प्लेन्स के बीच का एंगल तो मिल जाएगा, लेकिन हमेशा कौन से वाला मिलेगा, एक्यूट वाला। अब आप चाहो तो दूसरा भी 180 माइनस करके लिख सकते हो कि मान लो इसको सॉल्व करके आपको एक एंगल 30 मिल गया, तो दूसरा एंगल आपको पता ही है 150 है। वैसे एक ही बता दो काफ़ी होता है। जनरली जब भी दुनिया में आपसे दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा जाता है या दो प्लेन्स के बीच का, हम जनरली एक ही बताते हैं, एक्यूट वाला ही। दूसरे वाला अपने आप पता लग जाता है 180 माइनस करके। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो एंगल एन वेक्टर के बीच में बनेगा वही एंगल प्लेन्स के बीच में बनेगा। ठीक है, तो एन वेक्टर के बीच का एंगल निकाला मतलब प्लेन्स के बीच का एंगल निकाला, कहानी ख़त्म। ठीक है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे होंगे तो पता है ना यहाँ से एन वेक्टर नहीं मिल जाएंगे। क्या आपको इधर से भाइयों एन वेक्टर नहीं मिल जाएगा?
A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। प्लेन की इक्वेशन में यही होते हैं ना, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उससे ही तो एन वेक्टर बनता है। ऐसे ही इस इक्वेशन से N2 क्या मिल जाएगा हमें, A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। ठीक है, तो हम अगर इधर पुट कर दें ये N1 और N2 की वैल्यू इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मित्रों, A1 A2, B1 B2, C1 C2, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर। ठीक है भाइयों, ये फॉर्मूला बात तो एक ही है ना, बस बकवास है। ये डॉट प्रोडक्ट ही तो लिखा है हमने, और क्या लिखा है, और ये एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो दो फॉर्मूले लिख दिए एनसीईआरटी में, कोई मतलब तो था नहीं। आपको यही पता होना चाहिए बस। एन वेक्टर उठाओ यहाँ डालो, कार्टेशियन है तो उससे एन वेक्टर उठा लो यहाँ डाल दो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब 2-4 काम की बातें सुन लो मित्रों, 2-4 काम की बातें कि इफ़ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ़ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं मित्रों, तो उनके एन वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। अभी तो पढ़ा कि जो एंगल प्लेन्स के बीच में बनेगा वही एन वेक्टर के बीच में बनेगा। तो जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाइयों, 0। N1 डॉट N2 विल बी 0, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी 0। याद रखना, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा। कल को यूज़ करूँगा तो मेरा सर मत खाना क्यों यूज़ करा है। ठीक है, आगे, इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल, इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगे तो उनके एन वेक्टर भी तो पैरेलल होंगे भाइयों, होंगे कि नहीं होंगे। अभी तो बताया भाई, जो प्लेन्स के बीच में एंगल बनेगा वही एन वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा। प्लेन्स पैरेलल तो एन वेक्टर भी पैरेलल। ठीक है, प्लेन्स पैरेलल तो एन वेक्टर भी पैरेलल, और एन वेक्टर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। सही है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो भाइयों ये याद रखना है, ये सारा का सारा कंसेप्ट अपने दिमाग में छाप लो, इसको याद रखना। ऐसे निकलता है दो प्लेन्स के बीच में एंगल। मेन बात यही है, जो एन वेक्टर के बीच में एंगल वही प्लेन्स के बीच में एंगल, और वेक्टर्स के बीच के एंगल निकालना हमें आता है। क्वेश्चन देखने हैं कि इसके भी थके हुए होते हैं तो इसके तो बिल्कुल ही क्वेश्चन देख लो भाई, देखने हैं तो ये देखो भाइयों, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स दिस एंड दिस यूजिंग वेक्टर मेथड। क्या, कुछ भी नहीं है, ये वेक्टर मेथड इसने ऐसे ही लिख दिया है। वो तो वैसे भी हम वैसे ही करने वाले थे कि एक्स वाई जेड के ये कोफिशिएंट उठाए और उसको N1 वेक्टर मान लिया, है ना, और इधर से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट उठाए उसको N2 वेक्टर मान लिया। ये पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। फॉर्मूला ये पढ़ा ही था, अभी पढ़ा था ना, बस अप्लाई करा है और क्या करा है। तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आता ही है, ये निकाल दिया इसने डॉट प्रोडक्ट। तुम्हें मैग्नीट्यूड भी निकालने आते हैं, बस 4/21 आ रहा था, पता नहीं कॉस थीटा में कहाँ होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 4/21। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, कुछ भी नहीं है। ये देखो अगला फिर से क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। तो सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो है। इस बार इसने क्या करा है, इसको A1 B1 C1 लिख दिया, ये इसको A2 B2 C2 लिख दिया। वही चीज़ करी है, बस फॉर्मूला क्या कर दिया उसने, बिना एन वेक्टर लिखे ये वाला लगा दिया। ये दो फॉर्मूले मानता है इनको, ये क्या करते हैं, इनको दो फॉर्मूले मानते हैं। अबे बना तो डॉट प्रोडक्ट से ही है, ये जो ऊपर लगाया है A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहाँ से आया, डॉट प्रोडक्ट से ही तो आया है कि नहीं। तो इन्होंने वही वाला लगा दिया। क्या करा इन्होंने एक बार इसको ये कहते हैं वेक्टर मेथड, इसको कहते हैं नॉन वेक्टर, मतलब कार्टेशियन तो नहीं बोलते, इसको वेक्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको ये कहते हैं कि ये वेक्टर मेथड नहीं है। अबे बना तो इसी से ही है, तो ये इसको अलग फार्मूला मान के लगा रहे हैं। तो आप जैसे मर्जी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
तो बच्चों अगला जो टॉपिक है भाई हमारे सामने वो है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, आपको ऐसे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक प्लेन की, वेक्टर फॉर्म में भी गिवन हो सकती है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे एक लाइन की इक्वेशन और एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। अब जैसा कि पहले से ही मैंने एक फिगर बना रखी है कि भाई ये एक प्लेन है। ठीक है, ये मैंने प्लेन पे ही एक लाइन बना रखी है। ये प्लेन पे मैं चाहता तो ऐसे बहुत सारी लाइंस बना सकता था कि प्लेन आपको दिखे किस तरीके का है। ठीक है, फिर ये एक लाइन आई, इसने यहाँ पे प्लेन को इंटरसेक्ट करा। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं ये लाइन आई है तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर गई। अबे 3D सोचो भाई, ये ऊपर से आ रही है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर से लाओ इसको, कहीं से यूँ आ रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा और फिर नीचे से प्लेन को निकल गई ऐसे। ठीक है, आर पार प्लेन में छेद करते हुए निकल गई ये लाइन कहीं से ऊपर से आई, प्लेन में छेद किया इस पॉइंट पे और यूँ निकल गई नीचे। तो ये इस तरीके से बनाई हुई है। 3D इमेजिनेशन लाओ अपने ऊपर, अपने अंदर क्या लाओ भाई, 3D इमेजिनेशन। ये लाइन आई ऊपर से, यहाँ पे छेद करा, प्लेन में से निकल गई। जैसे एक पेपर पकड़ो, उसमें कुछ भी आप ऐसे पेन से छेद कर दो, आर पार हो जाएगा ना पेन। तो ऐसे एक पेन यूँ आया पेपर में, यहाँ पे छेद करा, आर पार हो गया। अब ये जो है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है थीटा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, ये जो आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इसमें एन वेक्टर क्या है बच्चों। प्लेन की इक्वेशन में एन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक बात है ना मित्रों। तो एक काम करते हैं भाइयों, एक वेक्टर बनाते हैं जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि ये एक वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है भाइयों, तो इसको हमने बोल दिया एन वेक्टर है। ये जो हमने वेक्टर बनाया है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको एन वेक्टर बोल रहे हैं। एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फिर बी वेक्टर क्या होता है भाइयों, लाइन का पैरेलल वेक्टर। लाइन की इक्वेशन में जो बी वेक्टर होता है वो क्या होता है, लाइन का पैरेलल। तो ये लाइन है, इसके पैरेलल बनाना है तो यूँ बना सकता हूँ ना, बना देता हूँ, क्या दिक्कत हो गई, बना देता हूँ भाई। ये मैंने बना दिया, थोड़ा सीधी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। बन गई, पैरेलल बनाए इसके। लग रही है क्या पैरेलल, नहीं लग रही तो अब लगवा देंगे। ठीक है, चलो काम चला लो। तो भाइयों ये बन गया हमारा बी वेक्टर। ठीक बात है, बोलो भाई। ये जो वेक्टर बनाया लाइन के पैरेलल है ना, तो इसको बी वेक्टर बोल सकता हूँ ना। अब बच्चों का यही सवाल होता है, सर ये जो लाइन में बी वेक्टर है आपको कैसे पता यहाँ पे है, क्या पता यहाँ हो। अबे फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, अगर ये बी वेक्टर है तो इसको उठा के यहाँ भी तो ले जा सकता हूँ, तो ये भी तो बी वेक्टर ही है। ठीक है ना, तो लाइन के पैरेलल है, जहाँ मर्जी बना लो, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, चाहे यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, जहाँ मर्जी बना लो, नीचे बना लो, कहीं भी बना लो। ठीक है भाइयों, अब हमें ये एंगल निकालना था थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल भी तो थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई। ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये लाइन काट रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। ठीक बात है भाई, ठीक बात है मित्रों। तो ये एंगल हो गया थीटा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरा एंगल अगर 90 है और ये थीटा है, तो भाई ये अंदर वाला कितना होगा, बोलो भाइयों कितना होगा। ये अंदर वाला एंगल 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा क्या भाई। ये पूरा एंगल 90 है ना, ये जो एन वेक्टर है ये प्लेन के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो इसका आधा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा हमने थीटा लिख दिया, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि यदि लाइन और प्लेन आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो जो एन वेक्टर और बी वेक्टर है वो आपस में 90 माइनस थीटा बनाएंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, 90 माइनस थीटा। और दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल हमें पता हो तो क्या करते हैं हम, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमें पता हो तो हम कह सकते हैं
कि भैया कॉस ऑफ दैट एंगल यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक बात है कि नहीं भाइयों? ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पढ़ा है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ये रिलेशन आपने पढ़ा है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा, तो हमने इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा और वो दो वेक्टर कौन थे, एन और बी, इधर डाल दिया। सही है ना? तो लिख सकते हैं ना ऐसा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है मित्रों? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाइयों? साइन थीटा। ठीक है। अब वो समस्या वहीं की वहीं है कि एन डॉट बी जब करा तो बस ये नहीं पता कि ये कोई इनिशियल है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है बी इस तरफ आ रहा हो या एन इस तरफ आ रहा हो, तो वो तो माइनस कॉमन लेके सेट हो जाएगा। इसीलिए क्या कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। सही है ना? मॉड से सब कुछ सेट हो जाएगा। तो भैया ये जो cos 90 माइनस थीटा है क्या बन गया, साइन थीटा। तो फॉर्मूला निकल के आ चुका है भाइयों। ये है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है भाइयों, इस फॉर्मूले को याद कर लें। जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मित्रों याद कर लो। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको रट लो। कई बच्चे अपना दिमाग लगाते रह जाते हैं कि डॉट लगाए तो साइन थीटा कैसे आ गया, क्रॉस होता है ना साइन थीटा में, तो भाई डॉट में वो सोचते हैं कॉस थीटा होना चाहिए। तो अगर ये डेरिवेशन पता होगी तो पता होगा ना कहाँ से आया है साइन थीटा। जो जिनको समझ में आ गई डेरिवेशन अच्छी बात है, नहीं तो भाई याद कर लो, कहानी ख़त्म। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी होगी तो कर लोगे ना भाई। अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो बी वेक्टर नहीं पता लगा पाओगे क्या? ये बी वेक्टर ही तो है, लिख दूँ? लो जी, बी वेक्टर क्या है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ये जो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन थी उसमें से हमने ये नीचे से बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो उठा के बी वेक्टर बना दिया। ऐसे ही इसमें से एन वेक्टर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तो जब आपको बी वेक्टर पता लग गया, इससे एन पता लग गया, यहाँ पुट करोगे थीटा आ जाएगा। वेक्टर दे रखी होगी तो सीधा ही बी और एन उठा लोगे यहाँ से। कार्टेशियन दे रखी होगी तो बी और एन ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पुट कर देना, हो गया काम। ठीक है भाइयों, अब आगे सुनो काम की बात। दूसरी काम की बात क्या है, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल होगी भाइयों, तो ध्यान से सुनो। लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगी तो लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा भाई? लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल बोल रहा हूँ। और जब ये 0 हो जाएगा तो एन और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। ठीक बात है कि नहीं है? अगर लाइन प्लेन के पैरेलल बना दी मैंने, तो लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल थीटा है वो अपने आप क्या हो जाएगा, 0। फिर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90। यानी लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है, यानी उनके बीच एंगल 0 है, तो एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है मित्रों, तो याद रखना है कि एन वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी एन वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, ठीक है भाइयों, एन और बी ये रहे ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आता है भाई इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना? आता है ना? हाँ लिख दूँ, क्या हो जाएगा, ए ए बी बी सी सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। दूसरी बात, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हुई भाइयों, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हुई, लाइन जो है ये
अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर होती तो ये थीटा कितना हो जाता, 90। तो जब यहाँ पे थीटा को 90 डालते तो कितना आता है, 0 डिग्री। यानी एन और बी के बीच का एंगल कैसा हो जाता है, 0। तो एन और बी कैसे हो जाते, पैरेलल। ठीक है, ये काफ़ी समझने की बातें हैं, समझ आएंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो रटो भाई। कि लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो एन और बी कैसे होंगे, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स का आपको पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। या आप यूँ कह सकते हो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, है ना। A/A, B/B, C/C इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था भाइयों एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, एन और बी इसमें डालने होते हैं, एंगल निकालना होता है। ये कंसेप्ट तो अभी आगे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ काम आएंगे। फिलहाल सीधा सीधा एंगल निकालना है तो वो तो निकाल ही लोगे, उसमें क्या है, देख लो भाइयों। ये रहा, कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये लाइन का बी वेक्टर मिल गया ना, देखो इसको लिख दिया बी वेक्टर, ये लिखा बी वेक्टर। और यहाँ से प्लेन का एन वेक्टर मिल गया एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, ये रहा एन वेक्टर। ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला। इसने थीटा फाई लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, एन डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ख़त्म। फॉर्मूला अप्लाई करो, एन और बी की वैल्यू डालो, ख़त्म, आ गया एंगल। बड़े भाई अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के अपनी क्लास का लास्ट टॉपिक है भाई ये, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम अ प्लेन। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, प्लेन आपको ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हो सकता है या ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी दिया हो सकता है। आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी होगी, वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन जो भी है, और ऐसे एक पॉइंट गिवन होगा और आपको डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का प्लेन से। तो बच्चों डिस्टेंस की बात होती है ना, जब भी जैसे हमने ये प्लेन बना लिया, पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, ये कैसे निकलेगा डिस्टेंस, कहाँ से फॉर्मूला आया। देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आता है पेपर में, पर एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे हम पहले ये पॉइंट निकालेंगे। इस पॉइंट को हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो प्रॉपर मेथड है, ठीक है ना, जहाँ पे हमको समझाया जाएगा ये डिस्टेंस निकलता कैसे है। फिलहाल बस आप आज इस फॉर्मूले को याद कर लो, वैसे भी क्लास बहुत लंबी हो गई है, आपका एनसीईआरटी का काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास जब 3D की देंगे वहाँ आपको सिखाएंगे मेथड पूरा। ठीक है, तो आपको अगर इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो याद करने में भी बहुत आसान है। अगर आप इसको ध्यान से देखो ऊपर तो ये पूरी प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है ना, पूरी की पूरी सेम। बस ये डी को हम इधर ले आए हैं तो माइनस डी हो गया। तो अब ऐसे याद मत कर लेना माइनस ही होता है। आपकी इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है उसको इधर ले आओगे और पूरी इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ लिख दोगे। फिर करना क्या है कि जो एक्स वाई जेड है, इस एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट करना है आपने, x1 y1 z1। ठीक है ना, फिर इसको सॉल्व कर लेना। और नीचे तो आपको सिंपल दिख ही रहा है, √a² + b² + c², यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम और उसका रूट, जो कि आपके एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना। वेक्टर फॉर्म में दी हो तो ये फार्मूला लगा लेना। दोनों फार्मूले सेम ही है यार। ए वेक्टर पता है क्या है यहाँ पे, ये जो आपको पॉइंट दिया है इसका पोजीशन वेक्टर, ये ए वेक्टर है। ठीक है, एन वेक्टर क्या है, जो प्लेन का एन वेक्टर होता है, आपको पता ही है। अगर हम यहाँ से देखें तो एन वेक्टर क्या बन जाएगा, AIBJCK। ठीक है ना, और अगर आप ए वेक्टर और एन वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यही तो आएगा, नहीं आएगा, A.N यही तो है, साथ में -D लिखा हुआ है। ठीक है ना, और नीचे n का मैग्नीट्यूड, तो इस n का मैग्नीट्यूड यही तो होता है। तो ज़बरदस्ती के 2 फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपको भाई एक पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें कोई ख़ास दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। अब मैं आपको होमवर्क बताऊंगा जो आपको करना है। ठीक है, वो लिख लेना अच्छे से, और ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं
सारे के सारे अच्छे से अपने नोट्स बना लो सब फार्मूलों के, भाई बहुत फार्मूले हैं, बहुत कंसेप्ट है। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन दूंगा, वही करने हैं होमवर्क में, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलते हैं होमवर्क की ओर। तो बच्चों आज का जो आपका होमवर्क है भाइयों वो ये है, एग्जाम्पल्स करने हैं आपको 13 to 19 और 21 to 25, ये सारे एग्जाम्पल करने हैं। मतलब बस एग्जाम्पल नंबर 20 नहीं करना अभी, वो टॉपिक अभी आपको नहीं सिखाया, ठीक है। बाकी आपको 13 से 25 तक सभी करने हैं। फिर एक्सरसाइज 11.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करने हैं एक तो, और फिर 12 to 14, ठीक है। बस 7 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जिसमें से आप पहले शायद 4 कर चुके हो, वो मैं भूल गया था, आप देख लेना जो आपने कर लिए हैं, वो क्या करोगे दोबारा, मन हो तो कर लेना। एग्जाम्पल्स भी आप कुछ कर चुके हो ऑलरेडी पिछली क्लास में। बाकी आपको फ़िलहाल अभी यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है, ये होमवर्क करके रखना। नेक्स्ट क्लास में होपफुली टॉपिक तो सारे ख़त्म कर देंगे, फिर क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, इसके इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है जो मैं वीडियोस में आपको कराता रहूँगा, ठीक है भाइयों। ओके भाई, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।